सारी चीजों को देखकर जिंगा इस सोच में होता है कि वो पास्ट को चेंज करने में धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। मगर आज रात फिर से उसे एक सपना आता है जो कि बहुत वियर्ड होता है। सपने में जुंडा और उसके दो चमचे जिंगा को जबरदस्ती एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जहाँ पर नन्ना और हानफे ऑलरेडी मौजूद होती है। और फिर इसी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त हानफे का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो सड़क पे ही मर जाती है। इस सपने की वजह से जिंगा स्कूल में भी काफी डिस्टर्ब होता है। वो आज इसी सपने के बारे में सोच कर किसी और से बातें नहीं करता है। रात में हानफे घर पे अकेली होती है, इसलिए जिंगाओ उसकी केयर करते हुए उसे मैसेज करके अपने घर पे डिनर के लिए बुलाता है। हानफे जाने से मना करती है तो वो उसे मैसेज में कहता है कि अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं ही तुम्हारे घर पे डिनर पहुंचा देता हूँ। हानफे इस पे जब तक जिंगाओ को ना कहती तब तक उसकी डोरबेल बजती है। उसे लगता है कि दरवाजे पे जरूर जिंगाओ होगा, बट डोर पे मिस्टर याओ होते हैं जो आज हानफे के डैड से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। हानफे के डैड घर पर नहीं थे, इसलिए मिस्टर याओ अब उनके आने का वेट करने लगते हैं और इतने में यहाँ पर जिंगाओ भी डिनर लेकर टपक जाता है। मिस्टर याओ को अचानक से देखकर जिंगाओ का मुंह बन जाता है। उसे काफी डर भी लग रहा था। जिंगाओ के यहाँ से आने से मिस्टर याओ भी एक मिनट के लिए सोचने लगते हैं कि जरूर जिंगाओ एंड हानफे के बीच में कुछ तो है, वो दोनों जरूर एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब जिंगाओ का लाया हुआ डिनर मिस्टर याओ भी इनके साथ बैठ के खाने लगते हैं। ये मोमेंट इन तीनों के लिए बहुत वियर्ड तो थी, बट तीनों इस मोमेंट को फेस करने में लगे थे। जब काफी टाइम होने पर भी हानफे के डैड घर पे नहीं आते हैं तो मिस्टर याओ यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। मगर जाते जाते वो हानफे को कहते हैं कि जब भी तुम घर पे ऐसे अकेली रहो तो किसी दूसरे पर्सन को घर के अंदर मत आने देना। ये बात मिस्टर याओ इनडायरेक्टली जिंगाओ के बारे में ही कहते हैं, जिसे सुनकर जिंगाओ में बड़ा चिढ़ सा जाता है। काफी दिनों से जिंगाओ जुंडाओ से डर नहीं रहा है, ऊपर से उसकी बात भी नहीं मान रहा है, इसलिए इस बार जुंडाओ जिंगाओ की बुली करने के लिए अपने एल्डर ब्रदर और उसके गैंग को भी स्कूल साथ में ले आता है। हानफे को ये सब देख कर लगता है कि इस मैटर को जिंगाओ के लिए हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो घबराहट में क्लास के स्टूडेंट्स एंड मिस्टर याओ को हेल्प के लिए साथ ले आती है। मिस्टर याओ जुंडा को ये सब करने से मतलब मारपीट करने से रोक रहे होते हैं। कितने में यहाँ प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और वो भी ये सब देख लेते हैं। एक बार फिर से इन सब के लिए वो मिस्टर याओ को बहुत डांटते हैं। वो गुस्से में मिस्टर याओ को ये तक कह देते हैं कि आप एक अच्छे टीचर नहीं हैं, आपको स्टूडेंट्स को हैंडल करना नहीं आता है, आपके कारण से स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है, इसलिए स्टूडेंट्स के लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपको स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल की बातें हानफे एंड जिंगाओ भी चुपकर सुन रहे होते हैं। हानफे तो प्रिंसिपल के इस डिसीजन पे उनसे आर्ग्यू करने के लिए भी रेडी हो जाती है क्योंकि उसे प्रिंसिपल के इस डिसीजन पे बहुत गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट डे क्लास में हानफे सबको बता देती है कि हमारे कारण से अब मिस्टर याओ को स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। इस बात से स्टूडेंट सारे सैड हो जाते हैं। इनफैक्ट जुंडाओ के चमचे भी अब जुंडाओ के साथ रहना छोड़ देते हैं क्योंकि जुंडाओ हर वक्त बस नई ट्रबल्स क्रिएट करके मिस्टर याओ को दिक्कत में डालता रहता है। जुंडाओ को भी धीरे धीरे ये सारी चीजें देखकर फील होता है कि उसने सच में गलतियां तो की हैं, इसलिए वो पूरे क्लास के साथ मिलकर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मिस्टर याओ को एक्सपेल मत करिए। वो मिस्टर याओ से पर्सनली अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है। प्रिंसिपल भी इनके सामने एक कंडीशन रख देते हैं कि अगर क्लास में हर स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आ गए तो फिर मैं मिस्टर याओ को एक्सपेल नहीं करूंगा। और सिर्फ मिस्टर याओ के लिए ये गधे स्टूडेंट्स भी अच्छे से स्टडी करने का डिसाइड कर लेते हैं, जबकि आज तक कुछ स्टूडेंट्स को छोड़कर इस क्लास में किसी ने भी बुक्स का चेहरा तक नहीं देखा था। फिर जेबे क्लास में सबको इस वीकेंड पे मेट्रो शावर देखने की बात कहती है। जेबे बताती है कि मेट्रो शावर देखकर मांगी हुई विश हमेशा पूरी हो जाती है। सबको उसका ये आइडिया अच्छा लगता है और सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। वीकेंड पे सब लोग उस प्लेस पे जाकर स्टे करते हैं जहाँ से मेट्रो शावर दिख सके। रात में इन्हें फाइनली काफी वेट करने पे मेट्रो शावर दिखती भी है एंड सब लोग अपनी अपनी विश को मांगने लगते हैं। जिंगाओ की विश यही होती है कि वो इस बार हानफे की डेथ को रोक ले। वहीं हानफे की विश होती है कि ननन जल्दी से जल्दी कोमा से बाहर आ जाए। जिंगाओ तो सबके बीच बैठ के बस हर वक्त यहाँ भी हानफे को देखता रहता है। हानफे भले ही जिंगाओ को नोटिस नहीं करती है, पर जिंगाओ का हर दिन उसके लिए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में गुजरता है। हानफे को उदास देखकर वो खुद भी बहुत सैड हो जाता है, लेकिन हानफे के दिमाग में जिंगाओ को छोड़कर बाकी सब चलता रहता है। उसे अपने फ्रेंड्स एंड इवन नन्नन की हमेशा पड़ी रहती है। आज रात फिर से जिंगाओ के सपने में वही लड़की आती है। जब इस सपने से घबराकर जिंगाओ जागता है तो वो अपने सामने किसी लड़की को गुजरते हुए देखता है। जिंगाओ भी उसका पीछा करता है। हानफे इसी वक्त जगी होती है और वो भी अपने टेंट से जिंगाओ को कहीं जाते हुए देख लेती है। ये जानने के लिए कि आखिर इतनी रात कर जिंगाओ कहाँ जा रहा है, हानफे भी उसके पीछे जाती है। फिर जिंगाओ के पास जाकर वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिंगाओ से बताता है कि मैंने अभी अभी किसी को इस तरफ आते हुए देखा। हानफे इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है। उसे लगता है कि यह बस जिंगाओ का कोई वहम है।
लेकिन अब ये दोनों चलते चलते जंगल से निकलने का रास्ता ही भूल जाते हैं और थोड़ी देर में बारिश भी होने वाली होती है। इसी वक्त हान पे यूं ही जिंगहाओ से कहती है कि नन्नन ने मुझे एक बार एक मूवी के बारे में बताया था जिसमें मेन लीड ऐसे ही किसी डरावने से जंगल में फंस जाते हैं और काफी निकलने के बाद भी वो जंगल से बाहर नहीं जा पाते हैं। ये बात सुनते ही जिंगहाओ हैरान हो जाता है क्योंकि जिस मूवी का जिक्र हान पे कर रही थी अभी तक कोई ऐसी मूवी रिलीज ही नहीं हुई थी। हाँ, मगर फ्यूचर में ऐसी एक मूवी रिलीज होने वाली जरूर थी। जिंगहाओ हानवे को भी ये बात बताता है तो हानवे भी जिंगहाओ से पूछ लेती है कि तुम्हें कैसे पता कि यह मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है पर फ्यूचर में हो जाएगी। इस पे अब जिंगहाओ काफी घबरा जाता है और वो जब तक कुछ बोलता कि इन्हें ढूंढते हुए ज़ीबे एंड ज़ैंग यहाँ पर आ जाते हैं और इनके बीच की बात यहीं पर इनकम्प्लीट रह जाती है जिसे बाद में ये दोनों भूल भी जाते हैं। ज़ैंग के डैड आज उसे एक आर्ट टीचर से मिलवाने वाले हैं ताकि ज़ैंग आर्ट में और इम्प्रूवमेंट ला सके, बट ये टीचर ई होती है जिसे देखकर ज़ैंग काफी सरप्राइज हो जाता है। फ्यूचर में तो ये दोनों मैरिड हैं और इनके बीच के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। देखते हैं कि इस बार इनका फ्यूचर वही होता है या फिर इस बार इनके साथ कुछ अलग होता है। अब नेक्स्ट डे ई ज़ैंग को पेंटिंग सिखाना शुरू करती है बट ज़ैंग इतना गधा होता है कि वो बच्चों की तरह पेंटिंग बना देता है और फिर पेंटिंग पे ध्यान देना वना छोड़कर वो ज़ीबे का दिया हुआ लोगो रेडी करने में लग जाता है, जिसे देखकर पहले तो ई बहुत भड़कती है उस पर, लेकिन बाद में वो भी लोगो बनाने में उसकी हेल्प करती है जो कि स्कूल में ज़ीबे को बहुत पसंद भी आता है। दरअसल स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाले हैं और मिस्टर याओ को खुश करने के लिए, उनको प्राउड फील करवाने के लिए ये लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये लोगो इनकी टीम को रिप्रेजेंट करने वाला है। इस लोगो का मीनिंग ही मिस्टर याओ है। लेकिन फनी बात तो ये होती है कि जिंगहाओ एक भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है क्योंकि वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है और सारे टेस्ट के दौरान उसे हर गेम से ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं हान पे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी होती है, इतना ज्यादा कि उसे खेलते देखकर सारी लड़कियां उसे सुपर गर्ल समझकर उसके आगे पीछे घूमने लगती हैं। स्पोर्ट्स डे पे भी हान पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है बट हर वक्त उसके पास रहकर उसे मोटिवेट करने वाला जिंगहाओ ही होता है। क्लास के बाकी लोग भी काफी एफर्ट डालते हैं और गेम को इनकी टीम जीत जाती है, वो भी यूनिटी के साथ। ये सब देखकर जिंगहाओ काफी खुश होता है क्योंकि पहली बार यूनाइट होकर इन लोगों ने कोई काम किया था और आज पूरी क्लास की मेहनत से पूरे स्कूल में ये लोग जीत चुके हैं। अब जीत की खुशी में ज़ैंग के डैड जो कि बहुत रिच हैं सारे स्टूडेंट्स को ट्रीट देते हैं। सब लोग इस मोमेंट में बहुत खुश थे, लेकिन जिंगहाओ यहाँ बहुत उदास बैठा होता है क्योंकि अभी तक हान पे डिनर के लिए नहीं आई थी। जिंगहाओ हान पे को बहुत मैसेजेस और कॉल करता है कि तुम अभी तक कहाँ हो, क्यों नहीं आई हो, बट हान पे उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है। इन सब के बीच जिंगहाओ के पास अचानक से आज जुंटाओ आता है और वो जिंगहाओ से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगने लगता है। वो उससे पैचअप करने के बाद भी बोलता है। दरअसल ये चमत्कार स्पोर्ट्स डे पे हुआ है क्योंकि पहली बार यूनाइट होकर मिस्टर याओ के लिए जब इन लोगों ने परफॉर्म किया तो जुंटा को भी रियलाइज हुआ कि वो आज तक बहुत गलत था, उसने जो भी किया वो सच में बुरा था। डिनर खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर भी चले जाते हैं। जिंगहाओ भी लास्टली सैड होकर बिना डिनर किए ही जा रहा होता है कि हान पे पहुंच जाती है। जिंगहाओ से कोई भी सवाल जवाब नहीं करता है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, वो बस उसे डिनर करने के बोलता है। पर इसी वक्त हान पे के बैग से ज़ैन्यू का फैन मीटिंग का टिकट जिंगहाओ को मिलता है और जिंगहाओ समझ जाता है कि आज फिर से हान पे ज़ैन्यू से मिलने गई थी। फिर भी जिंगहाओ खामोश था, लेकिन हान पे अचानक से उसे रूडली बिहेव करने लगती है। वो उसे कहने लगती है कि तुम मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो। इस पे जिंगहाओ को बुरा लग जाता है। वो भी हान पे को गुस्से में कह देता है कि उस ज़ैन्यू ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, फिर भी तुम उसे मिलने जाती हो और मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं तुम्हें से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतना सब बोल के जिंगहाओ यहाँ से तो गुस्से में चला जाता है, मगर घर जाते ही उसे रियलाइज होता है कि उसने गुस्से में हान पे को कुछ ज्यादा ही सुना दिया है। इसलिए वो हान पे को सॉरी बोलने के लिए उसे कॉल लगाता है। हान पे फोन उठाती है और जिंगहाओ को बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी है। वो फोन भी रखने ही वाली होती है कि फ्लोर पे पानी के कारण से उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। गिरने की आवाज से जिंगहाओ दौड़ता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। हान पे को चोट लगी थी इसलिए वो उसे रूम में ले जाता है ताकि हान पे रेस्ट कर सके। अब हान पे के रूम में जिंगहाओ को वही रेडियो नजर आती है जो पास्ट में आने से पहले उस रात खुद ही ऑन हुई थी। हान पे इसके बारे में बताती है कि ये रेडियो बहुत पुराना है और मेरी मॉम ने मरने से पहले मुझे ये दिया था। फिर जिंगहाओ को हान पे के पास टाइम ट्रैवलिंग की एक बुक दिखती है। ये बुक हान पे को नन्नन ने बहुत पहले दिया था। जिंगहाओ भी एक्साइटमेंट में इस बुक को ओपन करता है और बुक के अंदर हान पे नन्नन एंड ज़ैन्यू के साथ वाली पिक्चर होती है जिसके पीछे नन्नन ने लिखा था कि क्या तुम टाइम ट्रैवलिंग में बिलीव करती हो। ये मैसेज उसने हान पे के लिए लिखा था। अब ये पढ़ते ही जिंगहाओ एंड हान पे दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा नन्नन ने क्यों लिखा होगा। इसी वक्त जिंगहाओ नन्नन की पिक्चर को भी गौर से देखता है और वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि जो लड़की उसके सपने में आती है उसकी शक्ल बिल्कुल नन्नन जैसी ही है।
इसके बाद हानफे जिंगा को जेन्यू एंड ननन के साथ स्पेंड की हुए बातें बताने लगती है। इनकी मेमोरीज काफी अच्छी है, इनके बीच का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। अब इसी वक्त हानफे के डैड घर पे आ जाते हैं। हानफे घबरा जाती है क्योंकि उसके डैड जिंगा को ऐसे देखकर गलत समझ लेंगे। इसी डर से वो जिंगा को अपने बेड पे चादर वादर उठाकर छुपा देती है, लेकिन उसके डैड को जिंगा का पाँव दिख जाता है और वो फिर बिना कुछ सोचे समझे उसे पीटना शुरू कर देते हैं। इसी फनी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।